जय हिंद दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा के एक्सप्लेनेशन और ऑब्जेक्टिव सेशन को देख चुके हैं। तो चलिए फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। यदि आप उन दो वीडियो को नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जाकर ज़रूर देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो दोस्तों चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर हम लोग बात करेंगे। यदि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए दोस्तों, वहां पर आपको सारे पीडीएफ अवेलेबल है। तो चलिए बिना किसी देरी को इस सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए पहला प्रश्न जो बनता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा से वह है दोस्तों यहाँ पर प्रश्न कहता है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, ठीक है, और विडंबना का स्वरूप क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है कि लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है जातिवाद के पोषक। दोस्तों कहता है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, ठीक है। यानी कि जो जातिवाद के पोषक है, जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं दोस्तों, तो वह जातिवाद के विषय में क्या कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। यानी कि जातिवाद के पोषक का कहना है कि जातिवाद के पोषक इस आधुनिक युग में कार्यकुशलता के लिए कहता है कि आधुनिक युग में कार्यकुशलता से हो, इसके लिए श्रम विभाजन आवश्यक हो। और यह भी कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, ठीक है। तो यह जातिवाद के पोषक जो है जो जातिवाद के पक्ष में ये तर्क देते हैं, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको यह प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि आपके सामने में है कहता है कि जातिवाद, दोस्तों कहता है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। दोस्तों कहता है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। यानी कि जातिवाद के पक्ष में जो उनके पोषक तर्क दिए थे वह जो है लेखक को क्यों पसंद नहीं आया, लेखक को उसमें क्या आपत्तियां है। तो देखिए लेखक क्या बताते हैं। कहता है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करता है, ठीक है। जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करता है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग काम को भी बांट देता है। और कहता है कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। यदि सभ्य समाज की निर्माण करना हो तो श्रम का विभाजन निश्चय ही आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ लोगों को भी विभाजन सही विभाजन नहीं है। और भीमराव अम्बेडकर का कहना है कि किसी भी सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ लोगों को भी बांट दिया जाए, यानी कि लोगों का भी विभाजन ये जो है सही विभाजन नहीं है, ठीक है। तो ये लेखक तर्क देते हैं जातिवाद के विपक्ष में, ठीक है। यानी कि उन्होंने जातिवाद के पोषक जो तर्क दिए थे उसका जवाब देते हैं लेखक कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां जो है यह है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्तियां है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करता है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ लोगों का भी विभाजन सही विभाजन नहीं है, ठीक है। तो इसको याद रखिए दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि जाति प्रथा, कहता है जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का वास्तविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती, ठीक है। कहता है जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। इसका उत्तर होगा कि भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यानी कि भारत में जो जाति प्रथा है उनकी यह एक और विशेषता यह है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे से ऊंच नीच भी दर्शाता है। कहने का मतलब है
कि श्रमिक को सिर्फ ये नहीं कहता है कि आप इस तरह का काम कीजिए यदि आप इस जाति का हैं, और यदि आप नीच जाति का हैं तो उस तरह का काम कीजिए। यानी कि इसमें कहता है कि वह एक दूसरे को ऊंच नीच भी करार देता है। जैसे ब्राह्मण जाति है तो वह ऊंचे जाति का हो गया, और कोई डोम है या फिर कोई शर्मा जाति है, इस तरह का जाति है तो वह क्या कहता है, उसे नीच जाति समझता है। तो इस तरह का भी करार देता है जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए अच्छे से, और इसका ये हो सके तो आप फेयर कर लीजिए। यदि आप PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ठीक है, तो इस तरह इसका जो है उत्तर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि जाति प्रथा, कहता है दोस्तों कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती है जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया हो। यानी कि कहने का मतलब है कि भारत में जो जाति प्रथा है वह लोगों को कोई ऐसा कार्य चुनने नहीं देता है जो उनके पूर्वज ने नहीं किया हो। यानी कि जो उनके पूर्वज करते थे वहीं उसको मजबूरन में करना पड़ता है। तो यहाँ पर कहता है लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं। ठीक है, लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं। क्यों चुनते हैं? क्योंकि जाति प्रथा के कारण। ठीक है, और श्रम विभाजन के कारण। कहता है जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, जिससे उसको क्या होता है कि उस काम में मन नहीं लगता है और वो अच्छा से नहीं करता है, काम को छोड़ देता है और दूसरा काम कर भी नहीं सकता है। इसीलिए जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो अगला प्रश्न कहता है दोस्तों यहाँ पर कि लेखक आज के उद्योग में गरीब और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों। कहता है लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों मानता है। तो दोस्तों लेखक गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानता है, क्योंकि जाति प्रथा लोगों का उनके स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देता है। कहने का मतलब है कि यदि लोगों को कोई तकलीफ हो जाए, गरीबी आ जाए या उत्पीड़न हो जाए, तो यह उतनी बड़ी समस्या नहीं होती जितनी बड़ी समस्या ये होती है कि जाति प्रथा के कारण उनको उनके मन लायक कार्य चुनने का अनुमति नहीं दिया जाता। ठीक है, यानी कि जो कार्य में उसका रुचि है वह करने नहीं दिया जाता है। कौन चीज़ के कारण? तो जाति प्रथा के कारण। तो जाति प्रथा जो है यह बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर रुझान डालते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि लेखक ने, दोस्तों कहता है अगला प्रश्न कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा का रूप दिखाया है। ठीक है, तो कहता है लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा का रूप दिखाया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इस पाठ में लेखक ने कई पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बताया है, जिसमें आर्थिक और रचनात्मक पहलू सबसे प्रमुख है। ठीक है, आर्थिक पहलू और रचनात्मक पहलू जो है यह सबसे प्रमुख है, और इसके द्वारा जो है लेखक ने जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है कि यह एक हानिकारक प्रथा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकतंत्र किससे है। तो कहता है सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो दोस्तों सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए इसका आंसर हो जाएगा सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण जैसा भाईचारे को आवश्यक माना है। ठीक है, तो लेखक कहते हैं कि यदि हमारे समाज में जो लोग रहेंगे वह भाईचारे में रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे और एक दूसरे से इस तरह से रहेंगे जैसा दूध और पानी का मिश्रण होता है दोस्तों, तो इस तरह से जब रहेंगे तो हमारे देश में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना होगी। ठीक है, और जिससे कार्य कुशलता से भी होगी और जाति प्रथा भी नहीं होगी। ठीक है, और श्रम विभाजन सब अपने अपने इच्छा के अनुसार जो है कार्य का चुनाव करेंगे और करेंगे। ठीक है, तो बेरोजगारी की समस्या भी घटेगी। तो यह है सच्चे लोकतंत्र की परिभाषा जो कि अम्बेडकर जी ने दिए थे। ठीक है, तो फाइनली 8 क्वेश्चंस थे इस वीडियो में जो कि हमने आपको कराया। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे सीखे होंगे बहुत चीज़। तो दोस्तों आप यदि लिखना चाहते हैं, फेयर करना चाहते हैं और यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े। उसका टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा दोस्तों।
तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगला चैप्टर लेकर के आएंगे, अध्याय लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए, जो कि है सेकेंड चैप्टर विष का दांत। ठीक है, तो उसमें भी आपका तीन वीडियो मिलेगा दोस्तों, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा और बने रहिए इस चैनल के साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।